हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारा जीके फाउंडेशन बैच चल रहा था, जिसमें हम विश्व और भारत के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे। आइए जानकारी लेते हैं। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों। फाउंडेशन बैच है हमारा जीके हिस्ट्री भाग का, विश्व और भारत का इतिहास। क्लास नंबर आज हमारी 15 है और इसमें हम जानते हैं कि हम किस इतिहास के बारे में चर्चा कर चुके थे, क्या क्या चीजों के बारे में हम पढ़ चुके थे, उन सभी चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पिछले कुछ इतिहास के बारे में चर्चा कर चुके थे। अब आती है वहां की सरकार और अर्थव्यवस्था कि वहां की सरकार की अर्थव्यवस्था कैसे थी, वहां का प्रशासन और वाणिज्य कैसा था। ये देखो, फेरो को आम तौर पर शाही और शक्ति प्रतीकों के पहने हुए दिखाया गया है। ये वहां का राजा है फेरो, इसको फेरो बोला जाता है। मिस्र देश की हम कहानी पढ़ रहे थे, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र ईरान के ना। तो वहां की जो सरकार और अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, फेरो देश का निरपेक्ष सम्राट था और कम से कम सिद्धांत रूप में देश और उसके संसाधनों का पूरा नियंत्रण उसके हाथ में था। राजा सर्वोच्च सैन्य नायक और सरकार का मुखिया था, जो अपने मामलों के प्रबंधन के लिए अधिकारियों की एक नौकरशाही पर निर्भर था। प्रशासन का कार्यभार राजा के बाद दूसरे स्थान पर कमान संभालने वाले वजीर के अधीन था। कहने का मतलब जो प्रशासन था वो राजा के बाद उसके वजीर को दिया जाता था। किसको? उसके वजीर को, सम्राट के वजीर को, जो राजा के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। जो किसके रूप में? राजा के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करता था। और भूमि सर्वेक्षण, खजाना, निर्माण परियोजनाओं, कानूनी प्रणाली और अभिलेखागारों का समन्वय करता था। क्षेत्रीय स्तर पर देश को करीब 42 प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। यानी जो उनके विभाजन किया गया था प्रशासन का, वो क्षेत्रीय स्तर पर किया गया था। अलग अलग तरीके से अलग अलग विभाग लोगों को बांटे गए थे, जिसे नॉर्म्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नॉर्म्स कहा जाता है। इसमें से प्रत्येक एक नोमार्क द्वारा शासित होता था। किसके द्वारा शासित होता था? नोमार्क द्वारा, जो अपने अधिकार क्षेत्र के लिए वजीर के प्रति जवाबदेह था। मंदिर अर्थव्यवस्था का आधार थे। वे न केवल आराधना के गृह थे, बल्कि अनाज भंडार और खजाने की एक प्रणाली के तहत राष्ट्र की संपदा के एकत्रण और भंडारण के लिए भी जिम्मेदार थे, जिसे ओवरसियरों द्वारा प्रशासित किया जाता था, जो अनाज और माल को पुनः वितरित करते थे। और उनके अनाज को भी उनको दिया जाता था और उनके माल को वितरित किया जाता था। फिर आगे देखते हैं। अधिकांश अर्थव्यवस्था केंद्रीय रूप से व्यवस्थित थी। जो सेंट्रल बेस पर, केंद्रीय बेस पर वहां की जो अधिकांश अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी? व्यवस्थित थी। और इसे कड़ाई से नियंत्रित किया जाता था। यद्यपि प्राचीन मिस्र के लोगों ने उत्तरार्ध अवधि तक सिक्के का उपयोग नहीं किया था, उन्होंने एक प्रकार के धन विनिमय प्रणाली का प्रयोग जरूर किया था, जिसमें शामिल थे अनाज के मानक बोरे, डेबिन, करीब 91 ग्राम यानी 3 औंस वजन का एक तांबे चांदी का बटखरा, जो एक आम भाजक था। जो क्या था? वहां का एक आम भाजक था। एक मुद्रा मान लो, पैसों की मुद्रा मान लो। श्रमिकों को अनाज के रूप में भुगतान किया जाता था और अनाज के रूप में उनका फिर भुगतान भी दिया जाता था। एक साधारण मजदूर प्रति माह 5.5 बोरे अनाज कमा सकता था और 200 किलो या 400 पाउंड, जबकि एक फोरमैन 7.5 किलो बोरे अनाज का कमा सकता था। 250 किलो या 550 पाउंड। इन कीमतों को देश भर के लिए तय किया गया था। पूरे देश में एक मजदूरी कीमत तय की गई थी, जितना बोरे अनाज आएगा उसको कितना पाउंड है, कितना पैसा उनको चुकाया जाएगा। और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे सूची में दर्ज किया गया था। उदाहरण के लिए एक शर्ट की कीमत 5 तांबे डेबिन थी, जबकि एक गाय की 140 डेबिन। अन्न का कारोबार अन्य वस्तुओं के लिए किया जा सकता है। निर्धारित मूल्य सूची के अनुसार 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान सिक्के की मुद्रा को मिस्र में विदेश से शुरू किया गया।
शुरुआत में सिक्कों को असली मुद्रा की बाजाया कीमत धातु के मानकृत टुकड़ों के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन अगली सदियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों ने सिक्कों पर निर्भर होना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अनाज के बदले मुद्रा देने लगी, फिर वहां पर सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया। वहां का जो बाजारीकरण था वो फैलने लगा, लोग अनाज के बदले अन्य वस्तु ले जाते, अनाज दे जाते। लेकिन जब जैसे जैसे वहां पर मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ तो लोगों ने मुद्रा के रूप में, रुपए पैसों के रूप में व्यापार करना शुरू कर दिया। आगे देखिए फिर अब बात आती है सामाजिक स्थिति की। वहां की सामाजिक स्थिति क्या रही होगी, उन लोगों की सामान्य कैसा रहा होगा, लोगों के साथ समाज को कैसे जोड़ा गया होगा, लोगों को मुख्य धारा के लोगों से कैसे जोड़ा गया होगा, उनके बारे में चर्चा करते हैं। मिस्र का समाज उच्च रूप से स्त्रीकृत था और सामाजिक स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता था। आबादी का मुख्य हिस्सा किसानों से निर्मित था, लेकिन कृषि उपज पर सीधे राज्य, मंदिर या कुलीन परिवार का स्वामित्व होता था। कुलीन परिवार का मतलब राजा के लोगों का, राजघरानों का वहां पर लोगों के ऊपर स्वामित्व होता था। जो भूमि के स्वामी थे, किसानों को श्रम कर देना पड़ता था और एक कार्य प्रणाली में उन्हें सिंचाई या निर्माण परियोजनाओं पर काम करना आवश्यक था। कलाकारों और कारीगरों की हैसियत किसानों से अधिक ऊंची थी, लेकिन वे भी राज्य के नियंत्रण में थे और मंदिरों से जुड़ी दुकानों में काम करते थे और उन्हें राज्य के खजाने से सीधे भुगतान किया जाता था। फिर राज्य के खजाने से सीधे मजदूरों को, किसानों को भुगतान किया जाता था। बदले में उनकी जो फसल थी, जो भी वस्तुएं थी, उनको रख लिया जाता था। कहने का मतलब एक तरह से बाजारीकरण शुरू हो गया था। प्राचीन मिस्र में लेखकों और अधिकारियों के तबके को उच्च वर्ग का माना जाता था, जिन्हें सन के प्रचलित वस्त्र जो उनके दर्जे को प्रदर्शित करता था पहनने के संदर्भ में तथाकथित सफेद किल्ट वर्ग का कहा जाता था। उसे सफेद किल्ट वर्ग का कहा जाता था। उच्च वर्ग के कला और साहित्य में उच्च वर्ग के ने कला और साहित्य में अपनी सामाजिक स्थिति को प्रमुखता से प्रदर्शित किया। कुलीन वर्ग के नीचे स्थान था और कुलीन वर्ग का और उनका जो था, कुलीन वर्ग के नीचे स्थान था उनका तथा पुजारियों, चिकित्सकों और इंजीनियरों का, जिन्हें अपने क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त था, विशेष जानकारी, विशेष ज्ञान प्राप्त था। प्राचीन मिस्र में गुलामी का वजूद था, यानी उन्हें एक तरह से गुलाम, अपना गुलाम मानते थे। वहां के जो राजा थे अपने गुलाम मानते थे कि हमारे कारीगर है, हमारा काम करेंगे, ठीक है। लेकिन इसकी हदों और इसकी प्रसार सीमा के बारे में जानकारी स्पष्ट नहीं है, इतना इनके बारे में बताया गया नहीं है, इतना इनके लिए बोला गया है। प्राचीन मिस्र में गुलामों को छोड़कर सभी वर्गों के लोगों को सहित पुरुषों और महिलाओं को कानून के समक्ष अनिवार्य रूप से एक नजर से देखा जाता था। यहाँ तक कि एक क्षुद्र किसान को भी शिकायत निवारण के लिए वजीर और उसकी अदालत में याचिका दायर करने का हक हासिल था। पुरुषों और महिलाओं दोनों को संपत्ति रखने, बेचने, अनुबंध करने, विवाह और तलाक करने, उत्तराधिकार प्राप्त करने और अदालत में कानूनी विवादों का मुकदमा लड़ने का अधिकार प्राप्त था। विवाहित जोड़े संयुक्त रूप से संपत्ति रख सकते थे और खुद को तलाक से सुरक्षित रखने के लिए शादी के एक अनुबंध पर सहमत हो सकते थे और खुद को क्या करते थे, एक तलाक नाम का जो अनुबंध था उससे जोड़ा रखा था कि भाई इससे ये शादी करेंगे, ये तोड़ेंगे, जिसमें विवाह विच्छिन्न किए जाने की स्थिति में अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति पति के वित्तीय दायित्व निर्धारित होते थे। अपने समक्ष प्राचीन ग्रीस, रोम और दुनिया के अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक स्थानों की तुलना में भी प्राचीन मिस्र की महिलाओं के पास व्यक्तिगत पसंद और उपलब्धि के अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला मौजूद थी। यहाँ तक कि हत्सेपट और क्लियोपेट्रा जैसी महिलाएं फैरो भी बनी, जबकि अन्य ने अमुन की देव पत्नियों के रूप में शक्ति का प्रयोग किया। इन स्वतंत्रताओं के बावजूद प्राचीन मिस्र की महिलाओं ने प्रशासन में आधिकारिक भूमिकाओं में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि मंदिरों में ही गौण भूमिकाओं में अपनी सेवाएं दी और पुरुषों के समान उनके शिक्षित होने की संभावना नहीं थी। देखो, उस समय महिलाओं को इतना शिक्षित नहीं किया जाता था।
और लेकिन फिर भी उन्होंने पुरुषों के बराबर भागीदारी निभाई, हर प्रकार हर विभाग में अपनी मौजूदगी दर्शाई और अपने गुण अवगुण जो भी थे, उनकी जो शिक्षा थी, कला था, उनका जो गुण था, उनके अनुसार वो आगे बढ़ती गई और उन्हीं के अनुसार वो चलती गई। हालांकि उनको पुरुषों की इतना शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। ये देखो, एक लेखक है, वहां के कुलीन वर्ग और अच्छी तरह से शिक्षित होते थे। वे करों का मूल्यांकन करना, आंकड़ों का रखरखाव करते थे और प्रशासन के लिए उत्तरदायी थे। ये इस प्रकार के जो कुलीन वर्ग के राजा महाराजा जो लोग हुआ करते थे। अब बात आती है कानूनी प्रणाली की। कानूनी प्रणाली क्या होती है और कैसे इसका विभाजन किया जाता है। कानून का मतलब क्या होता है? शासन व्यवस्था के द्वारा शांति बनाए रखने का प्रस्ताव, लोगों के बीच सामर्थ्य बना रहे, भाईचारा बना रहे, एक तरह शांति बनी रहे, तो वही उसकी कानूनी प्रणाली बोली जाती थी। आधिकारिक तौर पर कानूनी प्रणाली का मुखिया फेरो था। फेरो का मतलब जो वहां का शासक था, प्रशासक था, राजा था, कुछ भी हम उसको बोल सकते हैं, जो कानून को लागू करने, न्याय प्रदान करने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। एक असाधारण जिसे प्राचीन मिस्र के लोग माप के रूप में उद्धृत करते थे। एक अवधारणा थी, एक ऐसी अवधारणा थी वहां पर जिसे प्राचीन मिस्र के लोग माप के रूप में उद्धृत करते थे। हालांकि प्राचीन मिस्र की कोई कानूनी संहिता मौजूद नहीं है और वहां पर ऐसा कोई लिखित में कोई कानून बनाया नहीं गया है। अदालत के दस्तावेजों में पता चलता है कि मिस्र का कानून सही और गलत नजरिए वाले एक व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित था, जो समझौते के जरिए विवाद हल करने पर बल देता था, न कि कड़ाई से विधियों के एक जटिल सेट के अनुपालन करने पर। नवीन साम्राज्य में कैबिनेट के रूप में विख्यात बुजुर्गों की स्थानीय परिषदें छोटे दावों और लघु विवादों वाले अदालती मामलों में फैसले के लिए जिम्मेदार होती थी। वहां की जो अदालतें थी उनके बारे में कानून को बताती थी, भाई कैसे क्या करना है, क्या चीज संभालनी है, क्या चीज जोड़नी है, क्या चीज हटानी है। उन सभी चीजों का निस्तारण कानून के माध्यम से किया जाता था और वास्तव में उनका कोई लिखित ऐसा कोई इतिहास में ऐसा कानून पाया नहीं गया जो कानून व्यवस्था उन्होंने लोगों के लिए तैयार की गई थी। वहां पर लोगों की हत्या करना, विशाल भूमि लेन देन, कब्र डकैती वाले अधिक का गंभीर मामलों को ग्रेट कैबिनेट के सुपर्द कर दिया जाता था। ग्रेट कैबिनेट का मतलब होता है एक बड़ी अदालत, जिसको उच्च अदालत बोला जाता है, जिसकी अध्यक्षता वजीर या फेरो करता था। वजीर ये फेरो वहां का जो सम्राट साम्राज्य होता था। अभियोगी और बचाव पक्ष को खुद को उपस्थित करना अपेक्षित था और उन्हें एक शपथ लेनी होती थी कि उन्होंने जो भी कहा सच कहा। कुछ मामलों में राज्य, वकील और न्यायाधीश दोनों की भूमिका अधिकार अदा करता था और एक आरोपी से बयान प्राप्त करने और किसी भी सह साजिशकर्ता का नाम उगलवाने के लिए यातना स्वरूप उसे मार सकता था और उसको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता था, ज्यादा अपराध, संगीन अपराध के लिए, चाहे आरोप तुच्छ हो या गंभीर। अदालत के लेखक शिकायत, गवाही और मामले के फैसलों को भविष्य में संदर्भित करने के लिए लिखकर संकलित कर लेते थे, ताकि भविष्य में जब भी जरूरत पड़े तो इन मामलों को उजागर किया जा सके, सही और गलत का फैसला किया जा सके। इसलिए उनको सुरक्षित रख लिया जाता था। आगे देखते हैं। अपराध की गंभीरता के आधार पर, अपराध की गंभीरता के आधार पर छोटे अपराधों के लिए सजा में शामिल था जुर्माना, मार, चेहरे की विकृति, ये निर्वासन। हत्या और कब्र डकैती जैसे गंभीर मामलों की सजा अपराधी सजा के तौर पर प्राणदंड दिया जाता था, जिसे शिरच्छेदन करना, पानी में डुबाकर मारना या सूली पर लटका देना निष्पादित किया जाता था। इस प्रकार की गंभीर और विशेष सीरियसली पनिशमेंट किया जाता था, यह सजा दी जाती थी। सजा को अपराधी के परिवार तक बढ़ाया जा सकता था, यहाँ तक यदि अपराधी न पकड़ा गया, अपराधी भाग जाए तो उसके परिवार के लोगों को यह सजा देनी पड़ती थी। नवीन साम्राज्य में शुरू होते हुए ऑरेकल ने कानूनी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां उसने दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में न्याय प्रदान किया। इस प्रक्रिया में देवता से एक मुद्दे के सही या गलत के संबंध में हाँ या नहीं सवाल पूछा जाता था। कई पुजारियों द्वारा निष्पादित इस प्रक्रिया में देवता दोनों में से एक का चुनाव करते हुए आगे या पीछे हटते हुए पेपिरुस के टुकड़े या अस्ट्रोसन पर लिखे किसी एक उत्तर की ओर इशारा करते हुए निर्णय प्रदान करते थे, या वो बताते कि किस प्रकार किसकी गलती है, किसकी नहीं है, किसको सजा देनी चाहिए,
क्या उनका उचित होता है, उन सभी चीजों की चर्चा उनसे विस्तार रूप से की जाती थी। अब बात आती है यहाँ पर कृषि की। एंशियंट इजिप्टियन कॉन्साइंस, कृषि, ये देखो चित्र दे रखे हैं किस प्रकार से लोग बाग खेतों में काम कर रहे हैं, किस प्रकार से फेरो उन पर शासन कर रहा है, कैसे किसान खेती में अपना हाथ बटा रहे हैं और किस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। कब्र में एक नक्काशी, इसमें श्रमिकों को एक आयोशिक में निर्देशन में खेतों में जुताई करते हुए, फसल काटते हुए, अनाज को रखते हुए दिखाया गया है। वहां की कृषि जो प्रमुखता है उसके बारे में बताया गया है। बात है कि अनुकूल भौगोलिक विशेषताओं के एक संयोजन ने प्राचीन मिस्र की संस्कृति की सफलता में योगदान दिया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है नील नदी के वार्षिक जल प्लावन के परिणाम स्वरूप समृद्ध उपजाऊ मिट्टी हो जाना। जो वहां की नील नदी थी मिस्र देश की, वो क्या करती थी, जब जल प्लावन होता था वार्षिक रूप से, तो उस परिणाम स्वरूप वहां की जो मिट्टी थी वो उपजाऊ हो जाती थी। इस प्रकार प्राचीन मिस्र के लोग बहुत अधिक खाद्यान्न उत्पादित करने में सक्षम रहे, और जैसे जैसे वहां की जमीन उपजाऊ होती रही तो अच्छी फसल वहां पर पैदा होने लगी। इसके कारण जनसंख्या में समय और संसाधनों को सांस्कृतिक, तकनीकी और कलात्मक गतिविधियों के लिए अधिक समर्पित किया। प्राचीन मिस्र में भूमि प्रबंधन महत्वपूर्ण था, क्योंकि करों का निर्धारण एक व्यक्ति के स्वामित्व में आगे आने वाली जमीन के आधार पर होता था और उसी आधार पर उनको कर्जा बांटा जाता था। मिस्र में खेती नील नदी के चक्र पर निर्भर थी कि जैसे जितनी अधिक नील नदी आएगी उतनी अधिक खेती होती जाएगी। मिस्र ने 3 जलवायु की पहचान की, आखेट यानी बाढ़ आना, पेरेट यानी रोपण करना, सेमू यानी कटाई करना। बाढ़ का मौसम जून से सितंबर तक चलता था, जो नदी के तट पर खनिज से समृद्ध एक परत जमा कर देता था, जो फसलों के लिए आदर्श था। बाढ़ के जल के कम होने के बाद उपज का मौसम होना अक्टूबर से फरवरी तक चलता था। जैसे कि उपज होती थी, जैसे अब बाजरा बा दिया जून में ना, तो सितंबर अक्टूबर तक कट जाएगा, फिर नवंबर में नई फसल बाएंगे, वो जनवरी मार्च अप्रैल तक कट जाएगी, फरवरी मार्च तक। तो आज का जो समय था उसी समय भी वह निर्धारण होते थे कृषि के क्षेत्र। किसान खेतों में जुताई करते और बीज डालते थे, जिससे नालों और नहरों से सिंचित किया जाता था। मिस्र में वर्षा कम होती थी, इसलिए किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए नील नदी पर आश्रित रहते थे। मिस्र देश एक रेगिस्तान की तरह देश है, मेसोपोटामिया सभ्यता थी, वहां बरसात की संभावना कम थी, लेकिन एक नील नदी वहां से बहती थी, तो उस नील नदी की सहायता से वो अपनी कृषि कर लिया करते थे। मार्च से मई तक किसान अपनी फसलों को काटने के लिए हंसिया का उपयोग करते थे, यानी दांतली का। इसे फिर अनाज से सीके अलग करने के लिए एक साठ से पीटा जाता था। फिर जो फसल को काट करके एक डंडे से, मोटे साठ से डंडे से कूटा जाता था, ताकि भूसे और दाने अलग अलग हो जाए। पछोड़ने से भूसा अनाज से अलग हो जाता था और फिर उस अनाज को आटे में पीस लिया जाता था। बियर बनाने के लिए किण्वन किया जाता था, या बाद में उपयोग के लिए भंडारित किया जाता था। या तो उसकी बियर बना दी जाती थी उस समय शराब, या फिर उसको भंडारित किया जाता था, आने वाले समय में उसको खाद्यान्न के रूप में उपयोग किया जा सके। इस प्रकार वहां की कृषि व्यवस्था बहुत अखंड थी। प्राचीन मिस्रवासी एमार और जौ तथा कई अन्य अनाजों की खेती करते थे। एमार और जौ वहां का प्रमुख मुख्यतः था, जिनमें से सभी का उपयोग 2 मुख्य भोजन, रोटी या बियर बनाने के लिए किया जाता था। सन के पौधों को, जिन्हें फूलने से पहले ही उखाड़ लिया जाता था और उनके तनों के तंतुओं के लिए उगाया जाता था। इन तंतुओं की लंबाई में विभाजित किया जाता था और धागे में निर्मित किया जाता था। सन का मतलब शनिजना का पौधा होता है ना, थोड़ा बहुत, उसको भिगो करके तने को, उसके जो रेसे निकाल करके उसके जो जेवड़ी बनते हैं ना, रस्सी बनाते थे। ये आज के जमाने में होता था, आज से 10-15 साल पहले, आपका तो पता नहीं। इसका प्रयोग सन की चादरें बुनने, कपड़े बनाने में किया जाता था। नील नदी के किनारे उगाए जाने वाले पेपिरस का इस्तेमाल कागज बनाने के लिए किया जाता था। सब्जियों और फलों को उद्यान भूखंडों में उपजाया जाता था, जो बस्तियों के नजदीक और ऊंची जमीन पर होता था, और इसकी सिंचाई हाथों से होती थी। सब्जियों में लीक, लहसुन, खरबूजे, स्क्वैश से दाल, सलाद, पत्ता और अन्य फसलें शामिल थी। इसके अलावा अंगूर की खेती होती थी, जिसे शराब बनाई जाती थी। ये देखो, बैलों की एक जोड़ी के साथ, जिन्हें बोझ ढोने और भोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता था, अपने खेत की जुताई करते थे। इनको सेनेडिजेस, यानी जो आधुनिक फार्मर है वो बोला जाता था। बैलों की सहायता से कैसे खेती की जाती थी।
आज की क्लास में इतना ही देते हैं। आने वाला जो भी कंटेंट है अगली क्लास में देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, चाहे 4th ग्रेड की हो राजस्थान में, चाहे एसएससी हो, चाहे आरबी की हो, कुछ भी एग्जाम हो, सबके लिए बेस्ट कंटेंट है। पूरी प्लेलिस्ट हमने डाल रखी है सब्जेक्ट की। आराम से पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। धन्यवाद।